भाई जरा एक सीन इमेजिन करो, तुम आराम से चाय पी रहे हो, टीवी ऑन करते हो और सामने बजट चल रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर बड़े स्टाइल में स्पीच दे रही हैं। हमने ये किया, वो किया, इतना करोड़ इधर, इतना करोड़ उधर। और तुम क्या सोच रहे हो? मैडम, मेरी सैलरी कब बढ़ेगी? सच बताऊं, इंडिया का 90% मिडिल क्लास बजट इसलिए नहीं सुनता कि PLI स्कीम क्या है या कौन सा कॉरिडोर बन रहा है। वो सुनता है सिर्फ एक उम्मीद में, इस बार टैक्स में राहत मिलेगी क्या। लेकिन हर साल क्या होता है? वही डायलॉग, अगले साल देखेंगे। अब इसी बीच एक MP पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होता है और सीधा सवाल ठोक देता है, 3 करोड़ बेरोजगार लोगों के लिए क्या है इस बजट में? अब ये सवाल सुन के आधे लोग खुश हुए, आधे लोग बोले, अरे ये कौन नया बंदा आ गया सिस्टम में। क्योंकि इंडिया में सच बोलना थोड़ा रिस्की स्पोर्ट है। फिर उसी MP ने एक और खतरनाक चीज कर दी, डेटा उठाया और बताया कि 2018 से 2026 तक रियल वेजेस यानी असली कमाई महंगाई के हिसाब से 16% गिर चुकी है। वित्तीय वर्ष 18 से लेकर वित्तीय वर्ष 26 में हमने देखा कि रियल वेजेस फॉर द सैलरीड क्लास में 16% की गिरावट आई। जिस स्तर पे महंगाई बढ़ी उस स्तर पे वेजेस नहीं बढ़ी। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अगर तुम्हारी सैलरी बढ़ भी रही है तो भी तुम गरीब हो रहे हो। एग्जाम्पल से समझो, अगर तुम्हारी सैलरी 1000 बढ़ी तो खर्चे 4000 बढ़ गए, यानी तुम्हारा बैंक बैलेंस बोल रहा है, भाई मैं तो मजाक था। और ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, ये इंडिया के 85% लोगों की कहानी है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। वही MP सिर्फ बोलता नहीं, एकदम नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री लेवल एक्सपेरिमेंट कर देता है। ब्लिंकिट की जैकेट पहनता है, डिलीवरी बॉय बनता है, पूरा दिन काम करता है और फिर पता चलता है असली खेल। एक डिलीवरी बॉय 15 घंटे काम करता है, 28 डिलीवरी करता है और कमाता है सिर्फ 763 रुपए। मतलब भाई, इतने में तो आजकल 2 बार जोमेटो से ऑर्डर भी नहीं आता। और कंपनियां क्या बोलती हैं? हम इंश्योरेंस देते हैं। डिलीवरी बॉय बोलते हैं, कहां भाई, हमें तो कभी मिला ही नहीं। एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ, 1 रुपया तक नहीं मिला। अब ये सुन के लगता है ये इंडिया है या सर्वाइवल गेम। और यहां पे ये MP करता क्या है? उस डिलीवरी बॉय को घर बुलाता है, उसके साथ खाना खाता है, पूरी स्टोरी सुनता है। अब ये सुन के थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि हम इतने अकस्टम्ड हो चुके हैं कि पॉलिटिशियन बराबर सिर्फ भाषण। लेकिन यहां बंदा ग्राउंड पर उतर के काम कर रहा है। और यही वो पॉइंट है जहां से कहानी इंटरेस्टिंग बनती है। क्योंकि इंडिया में 2 तरह के पॉलिटिशियन होते हैं, एक जो सिर्फ बोलते हैं, 2 जो बोलते भी हैं और करते भी हैं। अब सवाल यह है, यह बंदा किस कैटेगरी में आता है? रियल हीरो या स्मार्ट PR प्लेयर? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर कोई सच में सिस्टम को चैलेंज करे तो क्या वो सरवाइव कर सकता है इंडिया में? लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर यह बंदा है कौन। राघव चड्ढा नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं। क्योंकि इंडिया में फेमस होने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप कंट्रोवर्सी करो या फिर मीम बन जाओ। लेकिन यह बंदा थोड़ा अलग रूट से आया है। 11 नवंबर 1988 को पैदा हुए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मतलब वो रेयर कैटेगरी वाला नेता जो एक्सेल शीट भी समझता है और इकोनॉमी भी। 2012 में ये जुड़ते हैं एक नई पार्टी से, आम आदमी पार्टी। उस टाइम ये पार्टी ऐसी थी जैसे स्टार्टअप, आइडियाज बड़े थे, रिसोर्सेज कम थे और एनर्जी फुल ऑन थी। फिर 2020 आता है, राजेंद्र नगर से MLA चुनाव लड़ते हैं और सीधे 57% वोट ले आते हैं। मतलब ऑपोजिशन वाले बोले होंगे, भाई ये एग्जाम हमने भी दिया था, इसके नंबर कैसे इतने आ गए? और यहीं से ये साफ हो जाता है कि ये बंदा सिर्फ टीवी डिबेट वाला नेता नहीं है, ग्राउंड पर भी पकड़ स्ट्रांग है। फिर 2022 में एंट्री होती है राज्यसभा में और बन जाते हैं यंगस्ट MPs में से एक। अब नॉर्मली क्या होता है, नया MP मतलब थोड़ा चुप रहो, ऑब्जर्व करो, धीरे धीरे बोलो। लेकिन यहां उल्टा सीन है, ये बंदा सीधा एंट्री मारते ही सिस्टम को चैलेंज मोड में डाल देता है। बाकी MPs क्या कर रहे होते हैं?
स्पीच दे रहे हैं, क्लैप ले रहे हैं, मीडिया कवरेज ले रहे हैं, एकदम सेफ गेम खेल रहे हैं। और ये बंदा क्या करता है, ऐसे मुद्दे उठाता है जो डायरेक्टली जनता की लाइफ से जुड़े हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, गिग वर्कर्स, सैलरी, मतलब जहां बाकी लोग बोलते हैं इंडिया इज ग्रोइंग, ये बोलता है भाई ग्राउंड पे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। दिसंबर 2025 में एक वीडियो वायरल होता है। एक ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय उत्तराखंड का 15 घंटे काम करता है, 28 डिलीवरीज करता है और कमाता है 763 रुपए। अब इंडिया में वायरल चीजें दो ही वजह से होती हैं, या तो फनी हो या फिर दर्दनाक हो। ये वाला दूसरा था। लोगों ने सिंपैथी दिखाई, कमेंट्स किए, रील्स बनाई, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, सेम ओल्ड, स्क्रॉल, लाइक, फॉरगेट। लेकिन यहां एंट्री होती है राघव चड्ढा की। ये पहला एमपी बनता है जो इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाता है और सिर्फ बोलता नहीं, एक्शन लेता है। उस डिलीवरी बॉय को अपने घर बुलाता है, उससे बात करता है, उसकी स्टोरी सुनता है। अब यहां तक तो ठीक था, लेकिन फिर ये जो करता है वो थोड़ा फिल्मी लेवल का है। खुद ब्लिंकिट की जैकेट पहनता है और डिलीवरी बॉय बन जाता है। मतलब इमेजिन करो, तुम दरवाजा खोलो और सामने एमपी खड़ा हो, पार्सल लेकर, सर आपका ऑर्डर, पूरा दिन डिलीवरी करता है, बाकी वर्कर से बात करता है और जो कंपनीज क्लेम करती हैं सब एक्सपोज हो जाता है। इंश्योरेंस नहीं मिलता, बेनिफिट्स नहीं मिलते, सेफ्टी भगवान भरोसे। अब यहां एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ज़ोमैटो, इन सबको अपना 10 मिनट डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट रीथिंक करना पड़ता है। मतलब इनडायरेक्टली एक एमपी ग्राउंड पे गया और पूरा बिजनेस मॉडल हिला दिया। अब यहां दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक, ये बंदा जेन्युइनली लोगों के लिए लड़ रहा है। दो, या फिर ये एक नेक्स्ट लेवल पीआर स्ट्रैटेजी है। और सच क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। अब आता है वो मोमेंट जहां पूरी मिडिल क्लास एकदम सीधा कनेक्ट करती है। बजट सेशन 2026, सब लोग बैठे हैं, फिनेंस मिनिस्टर स्पीच दे चुकी हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तभी राघव चड्ढा खड़े होते हैं और एक ऐसा डेटा रखते हैं जो लिटरली हर नौकरी करने वाले इंसान को हिला देता है। वो कहते हैं 2018 से 2026 के बीच इंडिया में सैलरीड क्लास की रियल इनकम 16% गिर चुकी है। अब यहां रियल इनकम शब्द बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये एक्चुअल रियलिटी दिखाता है। मतलब ये नहीं कि आपकी सैलरी कितनी बड़ी, बल्कि ये कि उस सैलरी से आप असल में कितना खरीद पा रहे हो। और यहीं पर पूरा गेम समझ आता है। कंपनी बोलती है कॉन्ग्रेट्स, आपकी सैलरी 10% बढ़ गई, आप खुश, फैमिली खुश, लिंक्डइन पे पोस्ट भी डाल दिया, फीलिंग ग्रेटफुल। लेकिन रियलिटी क्या है? महंगाई 20% बढ़ गई। मतलब आप टेक्निकली रिचर हो लेकिन प्रैक्टिकली गरीब हो गए। ये वही सिचुएशन है जैसे आपको 5,000 रुपए की सैलरी हाइक मिले और उसी दिन घर का रेंट 8,000 रुपए बढ़ जाए। अब सोचो, किराया बढ़ गया, दूध महंगा, सब्जी महंगी, स्कूल फीस बढ़ गई, पेट्रोल तो पहले ही रॉकेट बना हुआ है और आपकी सैलरी बस थोड़ा सा इंक्रीमेंट। मतलब जिंदगी एक सब्सक्रिप्शन सर्विस बन गई है, हर महीने ऑटो डेबिट और बैलेंस लो। अब यहां राघव चड्ढा क्या डिमांड करते हैं? इन्फ्लेशन लिंक्ड सैलरी रिवीजन एक्ट। सीधा कॉन्सेप्ट, अगर महंगाई बढ़ेगी तो सैलरी भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। अब सुनने में ये इतना लॉजिकल लगता है कि आप सोचोगे भाई ये तो पहले से होना चाहिए था, लेकिन रियलिटी कुछ नहीं हुआ। सबने सुना, सर हिलाया और आगे बढ़ गए। मतलब जैसे व्हाट्सएप पर नोटेड भेज देते हैं, बस वही लेवल का रिएक्शन। अब यहां राघव चड्ढा रुकते नहीं हैं। वो जानते हैं कि डेटा सुन के लोग सो भी सकते हैं, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट डालना जरूरी है। और फिर वो पार्लियामेंट में एक पोएम सुनाते हैं। लेकिन ये कोई रोमांटिक पोएम नहीं है भाई, ये है टैक्स पोएट्री। वो बोलते हैं जगने पर टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पर टैक्स, खाने पर टैक्स, पीने पर टैक्स, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाई, सब पर टैक्स। मतलब अगर सरकार चाहे तो सांस लेने पर भी जीएसटी लगा दे, ऐसा फील आता है। पूरी पार्लियामेंट में ताली बजती है, क्योंकि भाई रिलेटेबल कंटेंट था। हर आदमी अंदर से सोच रहा था भाई ये तो हमारी ही कहानी सुना रहा है। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है।
बाकी एमपीज स्पीचेस देते हैं। ये बंदा स्टोरी प्लस डेटा प्लस ह्यूमर सब मिक्स कर देता है। मतलब एक तरह से पार्लियामेंट को यूट्यूब बना दिया है। लेकिन अब बड़ा सवाल, क्या सिर्फ बोलने से सिस्टम बदलता है या फिर सिस्टम आपको बदल देता है? क्योंकि हिस्ट्री क्या कहती है, जो भी सिस्टम के खिलाफ जाता है या तो साइडलाइंड होता है या फिर सीधे सस्पेंड। राघव चड्ढा सस्पेंडेड फ्रॉम राज्यसभा। अब आम आदमी क्या सोचता है, ओहो जरूर कुछ बड़ा कांड किया होगा, लेकिन असली कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। अगस्त 2023 मॉनसून सेशन, पार्लियामेंट में एक बिल आता है, दिल्ली सर्विसेज GNCTD अमेंडमेंट टाइप बिल। सिंपल भाषा में समझो, तुमने दिल्ली में वोट दिया, गवर्नमेंट चुनी, सीएम बनाया। लॉजिक क्या कहता है, सीएम के पास पावर होगी, लेकिन इस बिल के हिसाब से क्या पावर जाएगी एक ऐसे ऑफिसर के पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। मतलब तुमने पिज्जा ऑर्डर किया और डिलीवरी वाला डिसाइड करे कि टॉपिंग क्या होगी। लेकिन यहां राघव चड्ढा क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई सीधे पास मत करो, पहले इसे कमिटी के पास भेजो। अब ये कोई इलीगल चीज नहीं है, पार्लियामेंट में ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। कमिटी क्या करती है, बिल को डिटेल में एनालाइज करती है, फिर रिकमेंड करती है कि पास करना चाहिए या नहीं। मतलब एक तरह का क्वालिटी चेक। अब आता है प्लॉट ट्विस्ट। राघव चड्ढा प्रपोजल देते वक्त 5 एमपीज के नाम सजेस्ट कर देते हैं कमिटी के लिए। प्रॉब्लम, उन्होंने उनसे परमिशन नहीं ली थी और वो 5 एमपीज तुरंत खड़े हो जाते हैं। भाई हमारा नाम क्यों डाल दिया? अब ऑनेस्टली बताओ, किसी का नाम सजेस्ट कर देना, क्या ये इतना बड़ा क्राइम है? जैसे स्कूल में टीचर बोले ग्रुप बनाओ और तुम किसी दोस्त का नाम डाल दो, वो बोले मुझे क्यों डाला? सेम एनर्जी। लेकिन पार्लियामेंट में रूल्स, चेयरमैन बोलते हैं प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, सस्पेंशन। और 11 अगस्त 2023 को राघव चड्ढा सस्पेंड हो जाते हैं। अब यहां तक तो ठीक था, क्योंकि टेक्निकली वो सेशन का आखिरी दिन था। मतलब सस्पेंशन सिर्फ एक दिन का। आप सोच रहे होंगे चलो छोटा सा इश्यू था, खत्म हो गया, लेकिन भाई गेम तो अभी शुरू हुआ था। दिसंबर 2023 विंटर सेशन, पार्लियामेंट फिर से शुरू होता है। और क्या होता है, राघव चड्ढा को एंट्री ही नहीं मिलती। अब ये वैसा ही है जैसे आप 11वीं क्लास में सस्पेंड हुए और स्कूल बोले 12वीं में भी एंट्री नहीं मिलेगी। आप बोलोगे भाई ये सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम का कब हो गया? अब असली सवाल, क्यों? क्या सिर्फ नाम सजेस्ट करना इतना बड़ा इश्यू था या फिर कुछ और चल रहा था बिहाइंड द सीन्स? और आंसर आता है एक और शॉकिंग इंसिडेंट से। 13 दिसंबर 2023 पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच। 2 लोग विजिटर गैलरी से अंदर कूद जाते हैं एमपीएस के बीच और क्लर्ड स्मोक छोड़ते हैं। अब इमेजिन करो, अगर स्मोक की जगह कुछ डेंजरस होता। पूरा देश शॉक में था और अपोजिशन एमपीएस क्या मांग करते हैं, होम मिनिस्टर आकर एक्सप्लेन करे ये सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ। अब ये सवाल किसी भी डेमोक्रेसी में बेसिक है, लेकिन जवाब क्या मिला? 146 एमपीज सस्पेंड कर दिए गए। यस 146। इतना बड़ा सस्पेंशन इंडिया की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम। अब सीन समझो, पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन ऑलमोस्ट गायब और बाहर 146 एमपीज बैठे हैं। और अंदर क्या हो रहा है, बिल्स पास हो रहे हैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में। डेटा प्रोटेक्शन बिल, नए क्रिमिनल लॉज, सोशल मीडिया रूल्स, सब कुछ जल्दी जल्दी। मतलब जैसे एग्जाम में इन्विजिलेटर बाहर चला जाए और अंदर सब स्टूडेंट्स फुल स्पीड में लिखने लगे। अब बड़ा सवाल, अगर ऑपोजिशन अंदर होती तो क्या ये बिल्स इतनी जल्दी पास होते? शायद नहीं, क्योंकि डिबेट होती, क्वेश्चंस उठते, चेंजेस आते। लेकिन जब सवाल पूछने वाले ही बाहर हैं तो गेम इजी हो जाता है। और यही कनेक्शन आता है। राघव चड्ढा का सस्पेंशन सिर्फ एक छोटी गलती थी या फिर एक बड़ा पैटर्न? अब आता है वो असली सवाल जिसके लिए तुमने ये वीडियो क्लिक किया था। क्या राघव चड्ढा सच में एक जेन्युइन पॉलिटिशियन है या सिर्फ एक स्मार्ट पीआर मशीन? सीधा जवाब है दोनों। और ये कोई घुमाने वाला जवाब नहीं है, यही रियलिटी है। एक तरफ देखो तो ये बंदा पार्लियामेंट में जाता है, 80% प्लस अटेंडेंस रखता है, मतलब सिर्फ कैमरा दिखते ही एक्टिव नहीं होता, और वो मुद्दे उठाता है जो सीधे तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हैं।
महंगाई, बेरोजगारी, सैलरी, गिग वर्कर्स, जहां बाकी लोग बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये बंदा पूछता है, भाई महीने के आखिर में पैसे बच भी रहे हैं या नहीं? और यही चीज इसे अलग बनाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि राघव चड्ढा को पीआर खेलना आता है और काफी अच्छे से आता है। ब्लिंकिट वाली वीडियो देख लो, कैमरा एंगल्स परफेक्ट, एडिटिंग टॉप क्लास, स्टोरी टेलिंग ऐसी कि नेटफ्लिक्स भी शर्माए। मतलब ये सिर्फ काम नहीं करता, ये अपने काम को दिखाना भी जानता है। अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो पीआर है, लेकिन भाई आज के टाइम में अगर तुम अच्छा काम करके उसे दिखाओगे नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। मीडिया अपने आप आकर स्पॉटलाइट नहीं देने वाली। तो अगर कोई नेता खुद ही अपना काम रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुंचा रहा है तो इसमें गलत क्या है? गलत तब होता जब बंदा काम कुछ करता ही नहीं और सिर्फ दिखावा करता। लेकिन यहां कम से कम काम भी हो रहा है और दिख भी रहा है। असल में प्रॉब्लम सिस्टम की है। अगर कोई नेता जेन्युइनली काम करता है लेकिन पीआर नहीं करता तो उसकी आवाज दब जाती है। और अगर कोई सिर्फ पीआर करता है लेकिन काम नहीं करता तो वो जीतता रहता है। इसलिए आज के टाइम में सर्वाइवल के लिए दोनों जरूरी हैं, काम भी और दिखावा भी। और यही कॉम्बो सबसे ज्यादा डेंजरस भी होता है, क्योंकि ऐसे लोग ऑपोजिशन को खटकते हैं। सीधी बात है, जो सवाल पूछेगा डेटा लेकर आएगा और लोगों तक अपनी बात पहुंचाएगा। उसे चुप कराने की कोशिश तो होगी ही। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम इसे हीरो मानो, पीआर किंग मानो या दोनों का कॉम्बिनेशन। लेकिन एक चीज क्लियर है, ये बंदा कम से कम सवाल तो पूछ रहा है। और डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सवाल पूछना। क्योंकि जिस दिन सवाल बंद, उस दिन समझ लो गेम ओवर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही समझने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सोचते रहो और सवाल करते रहो।